Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, तो हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी में जैसा कि आपको पता है हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब कार्यपालिका की क्लास स्टार्ट की तब मैंने आपको समझाया था कि कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है ना। तो अब मैंने कहा कि एक कार्यपालिका तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक, नाम मात्र की कार्यपालिका के बारे में उस समय मैंने बताया था कि नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान मैंने उस समय आपको उस जो पहले क्लास हुई थी उसमें बताया था कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद वाली क्लासों में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पढ़ी। फिर हमने उसके बाद जो क्लास हुई उसमें हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा। उपराष्ट्रपति हमारा पूरा हो चुका था और उपराष्ट्रपति के बाद आज की जो क्लास होगी हमारी उस क्लास में हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में अब पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है, प्रधानमंत्री होता क्या है, कौन है, उसको किस प्रकार नियुक्त किया जाता है, कैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसके बारे में सारा हम डिटेल से सीखेंगे। तो अनुच्छेद 75(1) जो है संविधान का, वह कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। सीखें, इस बात को समझे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत दल होता है, लोकसभा में जिस दल का बहुमत ज़्यादा होता है उस दल के नेता को, अर्थात उस दल के जो लीडर होगा उस लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ज़्यादातर बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि प्रधानमंत्री वही होता है जो लोकसभा में जीत कर जाता है, अर्थात लोकसभा का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लोकसभा का हो सदस्य हो, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह प्रधानमंत्री बन सकता है। देखो मेरी बात पे ध्यान देवे, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है चाहे वह राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, उन्हें प्रधानमंत्री बनने से पूर्व क्या करना पड़ता है, लोकसभा में अपने बहुमत को साबित करना पड़ता है। अब बहुमत को साबित करना क्या होता है, इस बात को समझिए कि देखो लोकसभा में क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां होती है ना, बहुत सारी पार्टी होती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये मेजर पार्टियां हैं अपने इंडिया की, है ना। ऐसी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हो सकती है। तो जिस पार्टी के नेता ज़्यादा होंगे, अर्थात जिस पार्टी का समर्थन ज़्यादा होगा, जिस पार्टी के वोट्स ज़्यादा होंगे, बहुमत ज़्यादा होगा लोकसभा में, है ना, तो जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होगा उस पार्टी का जो लीडर होगा, जो नेता होता है, उस नेता को राष्ट्रपति क्या कर देता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। बात समझ में आ गई मेरी कि लोकसभा और राज्यसभा को, इन दोनों के सदस्य, कोई भी व्यक्ति, इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है, लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। और जो दल अपना बहुमत साबित कर देता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। समझ में आ गई बात। देखो, अब मैंने आपको कहा कि राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है, लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अब राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, उनके अगर नाम देखें तो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले सदस्यों में सबसे पहला नाम आता है इंदिरा गांधी का। किसका नाम आता है, इंदिरा गांधी का। ये वर्ष 1966 में राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी। इसके बाद बात आती है HD देवगौड़ा की। HD देवगौड़ा जी 1996 में 1996 में राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल 1997 में भारत में राज्यसभा सदस्य होते हुए भी भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और उनके पश्चात लास्ट आते हैं मनमोहन सिंह जी, और मनमोहन सिंह जी भी एक राज्यसभा सदस्य थे और राज्यसभा सदस्य के रूप में रहते हुए उन्होंने लोकसभा में अपना बहुमत साबित किया और बहुमत साबित करके वह कांग्रेस पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। बात का ध्यान रखें, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्लियर। अब देखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात, जैसा कि हमने पढ़ा पहले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब ये मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, ये भी राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करते हैं। अब ये मंत्री परिषद के मंत्री होते कौन है,
तो जैसा कि आपको मैंने पहले पढ़ाया था, लोकसभा हमने पढ़ी, राज्यसभा भी हमने पढ़ी थी। मैंने कहा जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत होते हैं वह मंत्री बन सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि लोकसभा के निर्वाचित और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत व्यक्ति जो है उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, बताया था। तो उन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से ही कुछ व्यक्तियों को मंत्री अर्थात मंत्री परिषद के क्या बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। अब उन किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, उनके नामों का प्रस्ताव कौन देता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री देता है। कौन देता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति जो है मंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यहां तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार मंत्रियों की जो है मंत्रियों को नियुक्ति के लिए सलाह देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब जो मंत्री बनते हैं उन मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्री परिषद। क्या कहलाता है, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया है अर्थात जो प्रधान है वह कौन होता है, लीडर, प्रधानमंत्री होता है। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्लियर है यहाँ तक बात। तो यहाँ हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखी। प्रधानमंत्री के साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो बात करें कार्यकाल की तो अनुच्छेद 75(2) के तहत, कौन से अनुच्छेद, 75(2) के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार इच्छा तक पद पर रहते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो इन्हें भी अपने पद से त्याग देना पड़ता है, बताया था मैंने आपको। लेकिन संविधान के अनुसार जो है इनका कितने समय का प्रावधान है, ये 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। अर्थात प्रधानमंत्री जो बनेगा वो कितने समय के लिए कार्य करेगा, 5 वर्ष के लिए। जो मंत्री बनेंगे वो कितने समय के लिए कार्य करेंगे, 5 वर्ष के लिए। और हर 5 वर्ष बाद नए इलेक्शन होते हैं, नए चुनाव होते हैं और मंत्री परिषद के नए मंत्री चुने जाते हैं और भारत के नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इसके अलावा जब तक लोकसभा में बहुमत होगा इनके पास तब तक ये पद पर रहेंगे, और जैसे ही बहुमत खत्म हुआ इन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अर्थात हमने सीखा कि इनका कार्यकाल जो है संविधान के अनुसार 5 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। कार्यकाल के बाद हम बात करेंगे कि मंत्री परिषद जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। तो ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जिसकी इनकी नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसके अलावा बात करें कि यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अर्थात समूह में जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब क्या है, जब मैंने लोकसभा पढ़ाई तब आपको बताया था कि यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात किसी एक मंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया अगर पारित हो जाती है तो समस्त मंत्री परिषद को अर्थात सभी मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसे कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्लियर। अर्थात ये जो है मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शपथ के बारे में कि प्रधानमंत्री और ये मंत्री परिषद के मंत्री हैं वह शपथ किसके समक्ष लेते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर। बात करेंगे इनकी योग्यताओं के बारे में। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो योग्यता लोकसभा सदस्य में होती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वही योग्यता किस में होगी, एक प्रधानमंत्री में। क्योंकि प्रधानमंत्री भी ज्यादातर कौन होता है, लोकसभा का सदस्य होता है ना। तो इसकी योग्यता देखें तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। क्लियर। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। फिर आगे बात करेंगे वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी उसको संसद के किसी एक सदन का सदस्य भी होना आवश्यक है। और अगर सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अगर प्रधानमंत्री बनना है तो। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसे ही तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये इसकी योग्यताएं होती हैं प्रधानमंत्री। और लास्ट है वह पागल अथवा दिवालिया नहीं हो। ये सारी बेसिक बातें हैं शपथ की, योग्यताओं की, नियुक्ति की। तो हमने इस प्रधानमंत्री की शपथ देख ली, योग्यता देख ली, हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखी। अब हम आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री किसको अपना त्याग पत्र दे सकता है ना। तो प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में।
कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला कार्य आता है प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। देखो मैंने आपको कहा था कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, किस विभाग का मंत्री बनाना है, जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, एक स्वास्थ्य विभाग है, एक शिक्षा विभाग है, एक जल विभाग है, एक कृषि विभाग है, तो हर विभाग के क्या होते हैं, अपने अपने मंत्री होते हैं। तो किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन से विभाग का प्रमुख बनाना है, इसका निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। क्लियर। तो अपना पद ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री क्या करता है, अपना पद ग्रहण करता है, और पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहला उसका कार्य क्या होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो इस मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, पहली चीज। दूसरी, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना। दूसरा कार्य क्या है इसका, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों को चुन लेगा कि किन किन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों में से चुन लेगा कि किन किन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है। चुनने के बाद उन प्रत्येक मंत्री को एक एक विभाग आवंटित किया जाता है, और विभाग क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया है ना। शासन को संचालित करने की इकाई होती है विभाग, जैसे कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं सरकार के। तो प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभाग आवंटित किए जाते हैं, और ये आवंटन का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तीसरा कार्य देखें, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। अब मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन अर्थात मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी समय समय पर मंत्रिपरिषद की क्या होती रहती है, बैठक होती रहती है। तो उनकी जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ये भी कार्य किसका है, प्रधानमंत्री का कार्य। यानी मंत्रिपरिषद का जितना भी कार्य है उस कार्य को संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री की है। अगला कार्य देखें, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। चौथा कार्य है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभाग आवंटित किए जाते हैं, तो उन विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का। अगर समन्वय स्थापित होगा तो शासन जो है एक इकाई के रूप में आसानी से चल सकता है। यह भी जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री की। अगला कार्य देखिए, पांचवा कार्य, लोकसभा का नेता। अब जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है ना। प्रधानमंत्री जो है संसद में मुख्य रूप से देखा जाए तो वह लोकसभा का ही नेता होता है, और कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किए जाते हैं। अर्थात लोकसभा जो मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करती है वह किसके नेतृत्व में कार्य करती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। क्लियर। इसके अलावा देखो, कानून निर्माण करना और क्या कार्य करते हैं लोकसभा, अगर ये प्रधानमंत्री है तो वार्षिक बजट होंगे है ना। तो ऐसे जो बजट तैयार किए जाते हैं वो किसके निर्देश के अनुसार तैयार किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार तैयार किए। क्लियर है बात। ये देखिए हमने प्रधानमंत्री के कार्य। और लास्ट एवं अंतिम कार्य अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना। देखो ऐसा है कि मंत्रिपरिषद के बहुत सारे मंत्री होंगे, अब एक एक मंत्री तो राष्ट्रपति के पास जाने से रहा, तो मंत्रिमंडल का नेता कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो अगर कोई कम्युनिकेशन है, कोई बातचीत पहुंचानी है, तो उसका जो एजेंट का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल के बीच एजेंट का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एजेंट का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है। यहाँ हमने प्रधानमंत्री के कार्य देखे, किस प्रकार प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य मैंने बताया आपको, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। दूसरा कार्य बताया मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना। तीसरा कार्य बताया कि मंत्रिपरिषद के कार्य का संचालन करना, अर्थात उनकी बैठकों की अध्यक्षता करना। उसके बाद मैंने बताया शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, और हमने फिर बात की लोकसभा का नेता के रूप में बताया, और एक लास्ट और अंतिम बात बताई प्रधानमंत्री के कार्यों में कि राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना। ये बात की हमने यहाँ तक प्रधानमंत्री के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा मंत्रिपरिषद के बारे में, कुछ स्पेशल डिटेल है, अलग से डिटेल है, उनके बारे में देखते हैं। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के पश्चात मंत्रिपरिषद हेतु मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मैंने पहले भी बता दिया था कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। ठीक, आगे देखें, ये मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसके बाद बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, तो 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कि जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, जब राष्ट्रपति पढ़ा तब हमने कहा था कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां
राष्ट्रपति में निहित होती है, अर्थात समस्त कार्यपालिका का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति अकेला तो नहीं कर पाएगा, उसको किसी ना किसी की सहायता और सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह सहायता और सलाह किससे लेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है उस कार्यपालिका को संचालित करने के लिए एक मंत्रिमंडल जो होती है, मंत्रिमंडल जिसका गठन किया जाता है, उस मंत्रिमंडल की क्या लेता है? सहायता और सलाह लेता है। अर्थात ये मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को क्या देता है? सहायता और अपनी सलाह देता है। किसके द्वारा देता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी सहायता और सलाह मंत्रिपरिषद के मंत्री पहुंचाते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे, ये जो अनुच्छेद 74 था, इस 74 में जो है 1976 में, अनुच्छेद 74 में 1976 में एक संशोधन किया गया, एक परिवर्तन किया गया, और वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। पहले क्या था कि पहले कहा कि भाई राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये सिर्फ अनुच्छेद संविधान में कहा गया, अनुच्छेद 74 में। फिर बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन करके कहा कि राष्ट्रपति को क्या कर दिया? मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया, अर्थात उसको ये बात तो माननी ही है जो मंत्रिपरिषद ने कह दिया। फिर उसके कुछ समय पश्चात 1978 में, पहले 76 में किया, फिर 1978 में हमने 44वां संविधान संशोधन किया, और अनुच्छेद 74 में वापस हमने संशोधन किया, परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को पहले तो कहा कि मानने के लिए बाध्य था, अब कहा कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी पहले सिस्टम था कि राष्ट्रपति को जो सहायता और सलाह दे दी वह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, लेकिन अब हमने परिवर्तन करके कहा कि अगर एक बार मंत्रिपरिषद कोई सहायता और सलाह राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस सहायता और सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अर्थात उसे वापस विचार करने के लिए लौटा सकता है। किसको? मंत्रिपरिषद को। लेकिन एक बार पुनर्विचार करने के बाद अगर वही सहायता और सलाह दोबारा मिले तब राष्ट्रपति उस सहायता और सलाह को मानने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। ये बात देखी हमने 74 में, उसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां हमने 1976 में देखा, 44वां संविधान संशोधन हमने 1978 में देखा। अब बात करेंगे मंत्रिपरिषद जो होती है, उस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, अर्थात कितने मंत्रियों को मंत्री बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है ना। तो ये मंत्री होते कितने हैं, इनकी कितनी संख्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखा जाए कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी वह प्रधानमंत्री सहित निम्न सदन की कुल संख्या का 15% हो सकती है। देखो, प्रधानमंत्री सहित होंगे, कितने होंगे? जो निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। अर्थात लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं टोटल, जितने कुल सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों का 15% जो व्यक्ति होंगे, 15% व्यक्तियों को क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। क्लियर है बात? ये बता दी हमने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या। अब बात करेंगे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की श्रेणियों के बारे में कि जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। देखो, मंत्रिपरिषद जो मंत्री थे उन मंत्रियों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा है अपने उप मंत्री। एक एक को हम सीखेंगे कि सबसे पहले कैबिनेट मंत्री क्या होता है, उसके बाद देखेंगे राज्य मंत्री क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उप मंत्री क्या होते हैं। बात करते हैं हम कैबिनेट मंत्री की, तो यह अपने विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, अर्थात अपने विभाग के क्या होंगे? लीडर होंगे, सबसे मुखिया होते हैं अपने विभाग के। और विभाग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। क्लियर? इन्हें सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया है, यानी जो सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। और ये जो मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री, इन कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होगा, यानी बहुत सारे व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो इस कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। तो एक बात का आप ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, जबकि बात करें मंत्रिमंडल की तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके समूह को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर बात का ध्यान रखें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री में आगे कि यह सरकार की प्रमुख समन्वय इकाई होती है, अर्थात सबसे सरकार में जो सबसे ज्यादा कार्य करने वाली इकाई, सबसे जो मेन इकाई है सरकार के शासन संचालन की, वह कौन होते हैं? कैबिनेट
मंत्री ही होते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिमंडल जो शब्द है, इस शब्द का मूल संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। इसे संविधान में 44वें संविधान संशोधन, और वह कब हुआ था अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और उसके तहत इन कैबिनेट मंत्रियों के समूह के लिए एक नया नाम जोड़ा गया और वह नाम था मंत्रिमंडल। क्लियर। आगे देखते हैं अब मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री है, यानी मंत्रिमंडल के जो मंत्री है अथवा कैबिनेट मंत्री है, उनकी अगर बैठक होगी तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। ये तो बात नॉर्मल है कि मंत्रिमंडल की अथवा मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है, यानी जितने भी मंत्री है उनकी बैठकें होती है, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन इनकी बैठकों में जो कार्यवाही हुई है, जो निर्णय लिए गए हैं, उनको कैसा रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। आगे बात करेंगे हम कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्रियों के बारे में कि राज्य मंत्री क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा कैबिनेट मंत्री, उसी तरह राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करते हैं? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अधीन कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें स्वतंत्र रूप से कैबिनेट मंत्री के समान एक स्वतंत्र विभाग भी दिया जा सकता है। क्लियर। और जब बैठक होती है मंत्रिपरिषद की, किसकी? मंत्रिपरिषद की अथवा मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो उन बैठकों में ये तभी शामिल हो सकते हैं जब इन्हें आमंत्रित किया जाता है। देखो कैबिनेट मंत्री तो उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री तभी शामिल होंगे जब उन्हें आमंत्रित किया जाए। बिना आमंत्रण के ये उस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। क्लियर। बात करते हैं उप मंत्री के बारे में कि उप मंत्री कौन होते हैं। तो उप मंत्री जो है वह राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन? राज्य मंत्री के। देखें आप, यह राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में कैबिनेट की बैठकों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। अर्थात जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, और अगर राज्य मंत्रियों को बुलाया जाए, आमंत्रण दिया जाए, तब वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन उप मंत्री जो राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं उन्हें कभी भी कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हमने मंत्रिमंडल के जो मंत्री है, 3 श्रेणियां हैं मंत्रियों की, वह हमने देख ली। आगे बात करते हैं एक विशेष बात की। हमने जब पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, हमने एक बात पढ़ी थी, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब एक बात सोचिए कि अगर लोकसभा को भंग हो जाएगी, है ना, तो क्या मंत्रिपरिषद भी भंग हो सकती है? जब लोकसभा भंग होती है तो क्या मंत्रिपरिषद भी भंग हो सकती है क्या? है, ये बात तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो जरा सा सोचें कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब मंत्रिपरिषद के मंत्री बनाए कहाँ से हमने? लोकसभा और राज्यसभा में से। लेकिन अगर लोकसभा को ही भंग कर दे, पूरी लोकसभा को खत्म कर दे, तो क्या मंत्रिपरिषद भी भंग होगी? तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा? फिर राष्ट्रपति बिना सहायता और सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जब तक नवीन लोकसभा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता, अर्थात एक बार लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा भंग होगी तो मंत्रिपरिषद तुरंत भंग नहीं होती। जब तक नवीन लोकसभा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता तब तक उस प्राचीन मंत्रिपरिषद को भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। हमने आज की क्लास में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा सीख लिया है।